चैप्टर नंबर 6 वीवर्स, आयरन स्मल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। इसमें एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया था स्टार्टिंग के, कोई समझाएगा? पढ़ाइए शिवम जी, थोड़ा देखते हैं। ध्यान से सुनिए, जो पढ़े नहीं है सुन लो कम से कम। This chapter tells us the story of the craft and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textile and iron and steel. ये चैप्टर हमें यह बताता है कि इस चैप्टर में हम बस ये समझेंगे कि क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज उस समय ब्रिटिश टाइम में कैसी थी। इसमें बस दो इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एक तो टेक्सटाइल पे और एक आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज पे। ठीक है। Both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. दोनों जो इंडस्ट्री ये मॉडर्न वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी थी। Mechanized production of cotton textile made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. Mechanized production और कॉटन टेक्सटाइल का ब्रिटेन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है इसका। ये अगर रहे किसी भी कंट्री का तो पूरे वर्कशॉप ऑफ पूरे वर्ल्ड का वर्कशॉप। 19वीं सेंचुरी में आपके ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, इसीलिए ये मैकेनिक जो प्रोडक्शन था ये ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। And when the iron and steel industry started growing from the 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world. जब 1850 में जब स्टील और आयरन की इंडस्ट्रीज जब ग्रो करना शुरू की तो ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड का वर्कशॉप कहने लगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं पैराग्राफ में? सबको समझ में आ गया? नाउ आगे देखिए। The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. जो ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइज एरा है इसका इंडिया से बहुत क्लोज रिलेशन है, चाहे वो कन्क्वेस्ट इंडिया को जीतने की बात की जाए या इंडिया में अपनी कॉलोनी लाने की बात की जाए। क्लियर? इससे इंडिया का मतलब बहुत बेहतर कनेक्शन रहा है ब्रिटेन का। यही कारण है कि ब्रिटेन ने जो इंडिया के पार्ट्स ने रेवोल्यूशन किया उसको हटाकर उसको जीता, और जिसने खुद ही समर्पण कर दिया वहां पे उसने अपने कॉलोनी को बैठा लिया। You have seen चैप्टर 2 में आपने देखा होगा हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है किस प्रकार टेरिटरी के ऑक्यूपेशंस को इन्होंने अपने ट्रेड में सम्मिलित कर लिया। बंगाल को क्यों जीता? क्योंकि बंगाल कॉटन मिल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अवध को क्यों जीता? क्योंकि वहां भी अच्छे खासे क्लोथ्स होते थे। कर्नाटक हैदराबाद को क्यों जीता? क्योंकि वहां अच्छे खासे स्पाइसेस होते थे। क्लियर? यानी हर एक टेरिटरी को इन्होंने जीतना शुरू किया क्योंकि वहां के ट्रेड पर ये अपना रोल प्ले करना चाहते थे या अपना अधिकार जमाना चाहते थे। महाराष्ट्र में भी था, हाँ एकदम बहुत सारे हर एक वो तो दिया है इसमें। जूट के लिए बंगाल है, 4-5 तो दिया था इसमें एग्जांपल, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। ठीक। एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड, और आपने देखा किस प्रकार डिकेड बाय डिकेड ट्रेडिंग जो सामान थे वो चेंज होते गए। पहले क्या था? अच्छा खासा कॉटन था, कॉटन के बाद आयरन स्टील आ गया, आयरन स्टील हटा तो वहां पे इंडिगो आ गया। यानी आपने देखा हर डिकेड जो ट्रेडिंग थिंग्स थे वो चेंज होते गए हैं। क्लियर? जैसा डिमांड यूरोप में होता था ब्रिटेन इंडिया में उसी का प्रोडक्शन करता था, क्योंकि वो जानता था उसी चीज के प्रोडक्शन पे उसे अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। क्लियर? स्टोरी नहीं है ये, अच्छा खासा डेवलपमेंट है। चैप्टर बोरिंग जरूर है लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए तब मजा आएगा, नहीं तो इस समय वो लड़ाई झगड़ा गया, अकबर ने मारा, चक्कू निकल गया, भुक्क से ऊपर से वो गया जमाना। ठीक है? डेवलपमेंट है। ठीक, तो ये हो गया, चेंज होता रहा। इन द लेट 18th सेंचुरी, अगर 18th सेंचुरी के हम लेट में आते हैं यानी 70-50 के बाद, द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप। वो क्या करता था? इंडिया से सामान को खरीदा था और कहां भेजता था? इंग्लैंड और यूरोप में। मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल, और इसको बेचने से उसे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता था। मैंने क्या बोला था? ध्यान में होगा, फार्मर्स यहां अपने सामान बेचते थे तो बहुत कम पैसा मिलता था। इंग्लैंड ने उन्हें लालच दिया कि लाओ तुम्हारा ब्रिटेन में भेजो, कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अगर मार्केट में वो 1.5 रुपए का बेचते थे तो ब्रिटेन ने क्या किया? 1 रुपए 60 पैसे का उस सामान को खरीदा और उस सामान को खुद इंटरनेशनल मार्केट में ले जाके 5 रुपए में बेचा। क्यों? क्योंकि आप फार्मर्स को नहीं पता कि
आपके क्रॉप की क्वालिटी क्या है, और ब्रिटेन उस क्वालिटी को जानता था, क्योंकि ब्रिटेन एक पढ़ा लिखा नेशन था और हम उतने पढ़े लिखे नहीं थे। क्लियर? विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ हुआ, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज ए वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो क्या किया, ब्रिटेन के इंडस्ट्री ने जान लिया कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का हमारे लिए सबसे बड़ा मार्केट है, यानी अगर हम अपने सामान को इंडिया में भेजेंगे तो निश्चित तौर पे उसका प्रॉफिट हमें बहुत अच्छा मिलेगा। पहले क्या होता था, हम प्रोड्यूस करते थे, ब्रिटेन खरीदता था और वहां ले जाके बेचता था। चलो कोई बात नहीं, कम से कम 10 पैसे का फायदा तो हुआ, लेकिन अब ब्रिटेन चालाक है। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा हो गया। अब क्या करेगा, हमारे रॉ मटेरियल्स को खरीदेगा, ब्रिटेन भेजेगा, वहां इंडस्ट्री में फर्स्ट क्लास बनेगा, फिर उसी सामान को ले आके इंडिया में ही बेचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहां इंडस्ट्री नाम की कोई चीज अभी नहीं। सब ऊपर से गया, बाप रे। And over time, manufactured goods from Britain began flooding India। और अब क्या हो गया, वो सामान रॉ मटेरियल्स वहां जाता था, वहां मैन्युफैक्चर होता था और फिर आके इंडिया में ही, यानी एक तरह से ब्रिटेन से अब सामानों का फ्लड आने लगा, कहां, इंडिया में। क्लियर वन? हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री? निश्चित तौर पे अब इंडिया क्राफ्ट और इंडस्ट्री को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। क्वेश्चन किया है, कैसे किया? दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। इसी क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एकदम एक्सप्लेन से। क्लियर? बस यही काम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में आने की वजह से हमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल्स को वो खरीद कर हम ही को बेचते थे, और उससे जितने हमारी कमाई नहीं, उससे ज्यादा हमारा खर्च था। क्लियर? दोनों पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम है? रिवाइज करे कोई? रिवाइज करना थोड़ा। पैरा नंबर 2, मेरे हाफ ईयरली का कोर्स पूरा हो गया है, इसलिए मैं जो पढ़ाता हूं ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि अब रिवाइज कराने का टाइम शुरू हो गया। क्लियर? रिवाइज करो पीछे से, तो कोई रिवाइज करना। ये पैराग्राफ जो मैंने पढ़ाया है, दोनों में से कोई भी सुना है ना? पढ़ो, कोई बात नहीं, नहीं पढ़िएगा तो मैं तो हूं ही। अच्छा, आप ही पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनना, पढ़ो, ध्यान से सुनिए, ये कहने की जरूरत ना पड़े, इसलिए ध्यान से सुना करिए। दूसरा पैराग्राफ जो मैं पढ़ाया। The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. सर, जो ब्रिटेन था वो, सर जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसका इंडिया से बहुत क्लोज कनेक्शन था, चाहे वो इंडिया को कॉन्क्वेस्ट जीतने के पर्पस से किया हो या फिर वहां पे कॉलोनी स्टैब्लिश किया, इससे बहुत क्लोज रिलेशन रहा है इंडिया से। आगे You have seen chapter 2 how the English East India Company interest in trade led to occupation of territory. आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा कि जो ब्रिटिश थे वो किस प्रकार इंडिया के उन टेरिटरी में अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की, यहां एक्वायर्ड किया जहां से ट्रेडिंग अच्छी खासी होती थी। आगे ये भाई आप लोग सुने ही नहीं क्या मैं पढ़ाया हूं, तो फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है? And how the pattern of trade changed over the decades. सुनी नहीं है आप? कहां ध्यान था भाई? नहीं, इसको पढ़ने दो। सर जो ब्रिटेन था वो इंडिया के ऐसे कॉलोनीज या फिर ऐसे स्टेट्स में अपना इंटरेस्ट बढ़ाने लगा जहाँ पे बहुत अच्छे सेल होते थे, कॉटन की, आयरन स्टील के, जहाँ पे मतलब ट्रेडिंग जहां अच्छी होती थी। हाँ ठीक, आगे। वहाँ पे और वो डिकेड बाय डिकेड बढ़ते गया उनका, जो जैसे 17th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में आके और भी ज़्यादा उन्होंने जो गुड्स थे उन्हें खरीदना स्टार्ट। पहले पढ़ो सेंटेंस फिर बताओ। And how the pattern of trade changed over the decades. In the last 18th century, the company was buying goods in India and exporting to
them to England and Europe. जो 18th सेंचुरी में जो ब्रिटेन थी वो यहाँ से गुड्स खरीदती थी और ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करती थी। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड और यूरोप में उसे export भेज करती देती थी, ठीक है। जिससे उन्हें प्रॉफिट होता था। लेकिन यहाँ के जो फार्मर थे उन्हें भी थोड़ा प्रॉफिट होता था। बट जब वो बाद में ऐसे किया तो यहाँ से रॉ मटेरियल को खरीदते थे और जो ब्रिटेन था वहाँ पे बहुत सारे अच्छे इंडस्ट्रीज थे और इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं थे, इसलिए वहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल को बना के यहाँ पे उससे दुगने प्रॉफिट में बेचते थे यहाँ पे इंडिया के लोगों को। अच्छा, जो मैंने समझाया इसने मुझे वही समझाया। चलो ठीक है, अच्छा स्टोरी ध्यान में रहेगा ना? हाँ चलो बहुत है, बैठ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। कम से कम स्टोरी तो समझाने लायक रही है। इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। आइए बात करते हैं आपके इंडियन टेक्सटाइल की कुछ। लेट अस फर्स्ट लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। आइए पहले बात करते हैं टेक्सटाइल के प्रोडक्शन की। इंडिया में क्या हाल चाल है देखते हैं। अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बंगाल को जीतने से पहले बात है 1750 ईस्वी की। बंगाल कब जीता गया? 12 अगस्त 64 1764 बक्सर के बाद। चलो वेरी गुड। 1765 में वो तो नहीं, दीवानी ले लिए थे। हाँ चलो सही है, वो भी काफी हद तक ठीक है। तो आइए बात करते हैं बंगाल को जीतने से पहले यानी 1750 के टाइम। इंडिया वाज बाय फार द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया क्या है? पूरे वर्ल्ड मार्केट का सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल का क्या है? प्रोड्यूसर है। क्लियर? Indian textile had long been renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship. इंडियन जो टेक्सटाइल है ये हर एक जगह पे फेमस है, चाहे वो बात करे उसके क्वालिटी की या बात करे उस पर जो कारीगरी की गई है। ठीक है, इस दो वजहों की वजह से पूरे इंडिया, पूरे यूरोप, ब्रिटेन, उन सब जगह इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की सबसे बड़ी डिमांड है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? क्राफ्टमैनशिप समझते हैं ना, कारीगरी जो बोलते हैं। हाँ आगे बढ़ू। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया। हम अपने कॉटन को कहां मैक्सिमम भेजते थे? तो साउथ ईस्ट एशिया में। एक्सटेंसिवली मींस क्या होता है? अधिक मात्रा में, मैक्सिमम। आगे बढ़ू। एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें कुछ देशों का नाम दिया है, जावा, सुमात्रा एंड पनांग। कहां है सब? जावा कहां है? साउथ ईस्ट एशिया। इस समय वेस्ट इंडीज को बोलते हैं। ठीक, जावा सुमात्रा दोनों वेस्ट इंडीज है। पेनांग है आपका साउथ अफ्रीका। ये नाम है सबका पुराना। कहां भेजते थे? साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी आगे लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या? जावा सुमात्रा कहां है? वेस्ट इंडीज में। ठीक है, अब पनांग जो है वो साउथ अफ्रीका को बोलते हैं। उस समय 3 ही कंट्री अफ्रीका संघ में थी ही। इस समय कितनी कंट्रियां हैं अफ्रीकन संघ में? 50 से ज्यादा। हाँ 56 है। वेरी गुड। 56 कंट्रियां हैं अफ्रीकन यूनियन में। लेकिन जब ये बात की जा रही है 70-50 की, उस समय अफ्रीका में केवल 3 ही कंट्री आई थी। अफ्रीका में आने वाला इंसान, अफ्रीका को खोजने वाला इंसान, इंडिया को खोजने वाला, अमेरिका को, अमेरिका को किसने खोजा? अफ्रीका को किसने खोजा? नहीं अगर इंडिया को वास्को ड गामा खोजे तो उधर भी वही खोजेगा। नहीं, साउथ अफ्रीका को द विंची ने खोजा था। ठीक, अमेरिका को कोलंबस ने खोजा था। याद रखिए, क्वेश्चंस बनते हैं भाई छोटे छोटे। ठीक, अभी आगे हालांकि आएंगे, घबराइए मत। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में तो पढ़ाया भी होगा भाई, वास्को डी गामा के बारे में तो पढ़ाया ही होगा। तो याद रखना, अफ्रीका को विंची ने खोजा था। उस समय 3 ही कंट्रियां थी। अरे जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो उसको लिख लिया करिए कहीं। मैंने क्या बोला, आगे जब कभी ये बुकिश नॉलेज काम नहीं आएगा, अपने ओन लैंग्वेज आएगा। यूपीएससी का इस बार जो 2020 का पेपर बना था मेंस का, आपको पता होना चाहिए उस मेंस वाले पेपर में हाई स्कूल का एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वो पूछा था What is your opinion to reform the political party? आपका क्या ओपिनियन है कि पार्टी को रिफॉर्म करना चाहिए? अपनी ओपिनियन देनी थी। क्लास हाई स्कूल का क्वेश्चन था, लेकिन उसे अपना ओपिनियन देना था। हाई स्कूल वाला नहीं। चलो ये तो बहुत छोटे छोटे हो, समझ में आ गया? आगे बढ़ो भाई।
अरे हो गया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं उसको। दे वेयर पूरा रिपीट कर दूं। They were extensively traded in Southeast Asia and West and Central Asia. हम अपने सामानों को मैक्सिमम कहां ट्रेड करते थे? साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में। जावा, सुमात्रा, वेस्ट इंडीज, पेनांग आपका साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ो। From the 16th century, European trading company began buying Indian textile for sale in Europe. 16th century में यूरोपियन जो ट्रेडर थे वो हमारे टेक्सटाइल को खरीदने लगे यूरोप में सेल करने के लिए, बेचने के लिए। अभी 18th सेंचुरी में नहीं आ रहे, अभी ब्रिटेन में नहीं आ रहे, अभी 16th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? Memories of this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other language. वो लोग जो हमारे क्राफ्ट्स को, जो हमारे टेक्सटाइल को अलग अलग नाम से जानते थे, वो सारे वर्ड आज भी कहीं ना कहीं इंग्लिश में इंट्रोड्यूस होता है या इंग्लिश में उन नामों को लिया जाता है। सब ऊपर से गया। हमारे यहाँ क्या है? कॉटन है। वेस्ट इंडीज में हो सकता है उसे किसी और नाम से बुलाया गया हो, पता चले साउथ अफ्रीका में किसी और नाम से, यूरोप में किसी और नाम से। मान लिया जाए साउथ अफ्रीका बोल रहे हैं चंगू, वो बोल रहा है मंगू, वो बोल रहा है टंगू। क्लियर? तो ये तीनों वर्ड क्या हुआ? इंग्लिश डिक्शनरी में इन तीनों वर्ड्स को यूज किया गया है और उससे एक नया वर्ड जनरेट किया गया है। सब ऊपर से गया? अब समझ में आ गया? यानी हमारे कॉटन्स को जिस जिस नाम से जिस जिस एरिया में बुलाया गया, वो नाम खुद एक इंग्लिश वर्ड बन गया डिक्शनरी में। अब सब ऊपर से गया? बाप रे। आगे देखिए। इट इज इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड एंड सी व्हाट दे टेल अस। आइए देखते हैं उन इंग्लिश वर्ड के ओरिजिन को और वो क्या बताते हैं हमें। क्लियर? किस वर्ड से कौन सा इंग्लिश वर्ड बना है, आइए हम उन चीजों को देखते हैं। यानी मैंने यूज किया बनाना, तो बनाना जो वर्ड है इसका ओरिजिन किस वर्ड से आया है, आइए हम पढ़ते हैं। यानी उस कॉटन को जिस जिस देशों ने जो जो नाम दिया, आइए हम उसकी बात करते हैं। सब ऊपर से गया? समझ में आ गया पूरा पैरा? चलो समझाओ तो कोई, देखो कितना समझे हो। बस ये तीन ही समझाएंगे। और अरे भाई तुम तो इतने कम फिर भी क्या समझे हो? फिर इजी तो है, ऐसे ज्यादा इजी तुम ही समझा दो। ध्यान से सुनो जो नहीं समझ रहे हैं। 1715 before British conquered Bengal, India was far largest producer of cotton textile. जब यहाँ पे ब्रिटिश नहीं आई थी इंडिया में 1750 में, तो इंडिया जो था पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का, क्योंकि कॉटन की जो फार्मिंग वगैरह एग्रीकल्चर फार्मिंग होती थी वो सबसे ज्यादा इंडिया में होती थी और कॉटन की क्वालिटी सबसे अच्छी इंडिया में होती थी। क्लियर? आगे। टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिन्यूड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्जीक्यूट क्राफ्टमैनशिप। तो जो इंडिया था उसके जो फाइन क्वालिटी थी वो हर जगह फेमस थी कि इंडिया में फाइन क्वालिटी का कॉटन मिलता है, और वहाँ के जो डिजाइन्स थे, जो भी कारीगरी थी वो पूरी जगह फेमस थी कि इंडिया में ऐसा है वैसा है। हाँ ठीक है। They were extensively traded in Southeast Asia, Java, Sumatra and Penang and West in Central Asia. तो जो सबसे ज्यादा हम लोग मैक्सिमम जो इंडियंस थे वो अपना जो उसको ट्रेड करते थे वो वेस्ट इंडीज में करते थे। जावा और सुमात्रा वेस्ट इंडीज में अब आता है इस समय, और जो पेनंगन है वो साउथ अफ्रीका में इस समय आता है। वहाँ पे हम लोग ट्रेड करते थे और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी अपना कॉटन ट्रेड किया जाता था। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब तो सभी लोग पढ़ लोगे ना? कोई ऐसा है जो नहीं पढ़ पाएगा? सब पढ़ लेंगे? पीछे सब पढ़ लोगे? चलो आगे बढ़ो। From the 6th century, European trading companies began buying Indian textile for sale in Europe. और जब 16th century में फिर यूरोपियंस इंडिया में आए और फिर उन लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया यहाँ से चीजें, और वो यूरोप में हाई डिमांड में वो चीजें सेल करते थे क्योंकि वहाँ पे डिमांड थी। ठीक है, यानी यूरोपियंस यहाँ पे आए, उन्होंने हमारा टेक्सटाइल को खरीदना शुरू किया और ले जाके यूरोप में बेचना शुरू किया। क्लियर? हाँ।
trade and craftsmanship of Indian weaver is still preserved in many words still in current English and other language. तो जैसे हर जगह जैसे कॉटन है, हर जगह अलग अलग नाम होगा, वेस्ट इंडीज में कुछ और नाम और फिर कहीं कुछ और नाम, यूरोप में कुछ और नाम, तो वो जो सारे नाम है आज भी इंग्लिश वर्ड में हम लोग उसको यूज करते हैं, वो इंग्लिश डिक्शनरी में आज भी सेम है। ठीक, रुको, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज, यानी वो वर्ड्स कहीं इंग्लिश में भी लिखे गए हैं तो वो वर्ड्स कहीं और भी दूसरे लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं। हाँ, वेरी गुड। It is interesting to trace the origin of such word and see what they tell us. ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोग इन सारे वर्ड्स के बारे में जानें और चलो अब देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, उसके ओरिजिन पे हम पहुंचते हैं। जो वर्ड्स आए हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, हम उसके ओरिजिन्स को देखते हैं और जानना चाहते हैं कि वो हमें कहता क्या है। क्लियर वन? कोई ऐसा है जो नहीं पढ़ पाएगा? सब पढ़ लेंगे? आवाज में दम नहीं है। वर्ड टेलर्स हिस्ट्री, आइए पढ़ते हैं। जो वर्ड्स हैं, जो कॉटन के लिए वर्ड्स यूज किया गया है, वो खुद एक इतिहास बनाते हैं। ठीक, वो एक इतिहास कहते हैं। आइए, यूरोपियन ट्रेडर्स first encountered fine cotton cloth from India carried by Arab merchant in Mosul in present day Iraq. European traders first encountered the fine cotton cloth from India. यूरोपियन ट्रेडर्स ने क्या किया? सबसे पहले अटैक, इनकाउंटर्ड किया किसको? हमारे इंडिया के कॉटन क्लॉथ पे। यानी सबसे पहले उनकी नजर किस पे गई? कॉटन क्लॉथ पे। उसी को पहला एनकाउंटर्ड किया। यानी मतलब क्या किया? अपना राज कायम कर लिया, समझिए एक तरह से। एनकाउंटर्ड वही होता है। कैरीड बाई अरब मर्चेंट इन मौसूल इन प्रेजेंट डे इराक। और वो कौन सा कॉटन था जो हमारे यहां से कहां जाता था? मौसूल में। उस मौसूल को अब हम क्या कहते हैं? इराक। यानी हमारे यहां से क्या गया? इराक में चला गया, मौसूल में चला गया कॉटन। यूरोपियंस ने पहली बार वहीं पे उस कॉटन को देखा था, अरबियन मर्चेंट के पास। सब ऊपर से गया? समझ गए? पहले हमारे देश में नहीं देखा। उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले अरब मर्चेंट को देखा कि वो अच्छे खासे कॉटन लाद के ले जा रहे हैं मौसूल में, तो उन्हें पता चला ये कॉटन कहां का है, तो उन्हें पता चला इंडिया से। सबसे पहले वही देखा था ब्रिटेन ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। So they began referring to all finely woven textile as muslin, a word that acquired wide currency. ये जो उन्होंने वहां पे देखा उस कॉटन को, तो मौसूल के ही नाम पर उस कॉटन को उन्होंने मुस्लिन कहा। और आपको पता होना चाहिए यही मुस्लिन सऊदी अरबिया का करेंसी है। सब ऊपर से गया? मौसूल से कॉटन मिला ना, तो उसके आधार पर उसको लोग क्या करने लगे? मुस्लिन मुस्लिन। और आपको पता होना चाहिए यही जो मुस्लिन वर्ड है, यही अरब का प्रेजेंट टाइम में करेंसी है। उसी करेंसी को बोलते हैं मुस्लिन। कहां से आया है? उसी कॉटन के नेम से जो मौसूल में मिला था। फिर से क्लियर? आगे देखते हैं कुछ और वर्ड। वैन द पुर्तगालीज फर्स्ट केम टू इंडिया, जब पुर्तगाली पहली बार इंडिया में आए, इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, किसके सर्च में? मसालों के सर्च में। दे लैंडेड इन कालीकट, तो वो कहां पे आए थे पहले? कालीकट में। ऑन द केरला, केरला के कालीकट में आए थे, जो स्थित है साउथ वेस्ट के कोस्ट पे। क्लियर? आपको पता होना चाहिए इंडिया में 5 यूरोपियंस कंपनी आई हैं। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली ही थे, जो आए थे आपके देश में 1502 में। क्लियर? और उसी समय वो एंट्री हुई थी उनकी कालीकट यानी केरल के एक क्षेत्र में। केरल यानी वो क्षेत्र किस लिए फेमस था? तो अच्छे खासे स्पाइसेस के लिए। सब ऊपर से गया? ठीक, वो ध्यान में है ना, सेपरेट में पढ़ाया था भी। वास्को डी गामा आया था, यहां से मसाले खरीद के ले गया, वहां 60 टाइम्स प्रॉफिट में बेचा था, 60 गुना अधिक दाम पे। और सर वहाँ पे जो कंपनी बताया था भाई। में थे। हाँ, ये सब बताया था कि तुर्की और ब्रिटेन में झगड़ा हुआ था, रास्ता बंद हो गया था कुस्तुनतुनिया का, तो वास्को डी गामा यहाँ आया। राजा ने वास्को डी गामा को बुला के पूछा कि वास्को डी गामा आप इतने धनी कैसे बन गए? वास्को डी गामा ने कहा मुझे एक क्षेत्र मिल गया। कौन सा क्षेत्र? इंडिया। राजा ने कहा जाओ ट्रेडर्स पता करो क्या ऐसा कोई क्षेत्र है भी? तो आपको पता होना चाहिए एक पुर्तगाली गवर्नर आपके इंडिया में आया था। ये सब स्टोरी बताया हूं, नहीं पढ़ो तो बेकार ही है। इतना चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाया था, पढ़ते ही नहीं। सबसे बड़ी बात है पबजी से छुट्टी मिले तब तो, अब तो बैन हो गया, शुक्र है। फिर स्टार्ट हो रहा है ना पबजी 2। अच्छा वही, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। देखिए तो क्या हुआ,
पहले पुर्तगाली इंडिया में आए, वो आए थे स्पाइसेस के खोज पे, और कहां गए थे? कालीकट। कालीकट कहां है आपका? केरला में। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप, वहां उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल को देखा और उसे कुछ खरीद कर वो कहां ले गए? पुर्तगाल में, यूरोप में। along with स्पाइसेस, मसालों के साथ। came to be called कैलिको, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? कैलिको। कालीकट में आए तो कालीकट से उन्होंने वर्ड निकाला कैलिको। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। अच्छी बात यह है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉटन टेक्सटाइल है उन सब को क्या नाम दे दिया गया? कैलिको। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? पूरे पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम? 2 वर्ड आपने पढ़ा, मुस्लिम, कॉटन नेम कहां से आया? मौसूल से। दूसरा आपने पढ़ा कैलिको, कहां से आया? कालीकट से। मुस्लिम नाम अरबियों ने दिया, और ये जो कैलिको नाम है इसे पुर्तगालियों ने दिया। पहले पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम? टर्की और सर किसके किसके बीच में बैटल हुआ? ब्रिटेन के, ईसाई और माउंटेन के बीच में। टर्की और ब्रिटेन। हाँ, उन दोनों के बीच वार हुआ। उस वार में तुर्की जीत गया, तो उसने क्या किया? कुस्तुनतुनिया को खत्म करके वहां एक बाउंड्री लगा दी थी, जिसे कोई भी क्रिश्चियंस इधर आ ना पाए। फर्स्ट वॉर है ना वो? कौन सा? रिलीजन रिलीजन पे, हाँ फर्स्ट वार है जी, एकदम फर्स्ट वार है। 1453 में, 1453 ईस्वी में हुआ था। वैभवी शुक्ला जी, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी को पहले पैराग्राफ में? पढ़ सकता है कोई भी? पढ़ सकता है? चलिए रहने देते हैं, रिवाइज कर लेना। यहां पैराग्राफ 1 तक, पैराग्राफ 2 से कल पढ़ाऊंगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? 3-4 पैराग्राफ पढ़ाया, जो पैराग्राफ समझ में नहीं आया हो बोल दीजिए, फिर से समझा दूंगा। सब क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।